बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अमीन आदिल और हम इंग्लिश के पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। आज पास्ट पेपर 2020 का सॉल्यूशन करेंगे और आप सबको ये पता होना चाहिए कि 2020 में इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। तो आइए आगाज़ करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे करते चलें कि अगर हमारे चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलते हैं हम 2020 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वी प्रेफर फ्रूट्स डैश स्वीट्स। ठीक है, हम फ्रूट को स्वीट्स पर तरजीह देते हैं। तो तरजीह देने के लिए हम प्रेफर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे। यहाँ प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है और आप याद रखिएगा कि प्रेफर के साथ हमेशा टू लगता है। ठीक है, यहाँ तो खैर ऑन, ओवर, फ्रॉम दिया गया, तीनों गलत ही हैं, लेकिन आपको बाज़ात परेशान करने के लिए वो दैन देते हैं और अक्सर लोग वी प्रेफर फ्रूट्स दैन स्वीट्स कर लेते हैं क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री इन्होंने पढ़ी होती है एडजेक्टिव में, तो उनके जहन में दैन ज़्यादा होता है। यहाँ क्या आएगा? टू। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछा ही जा रहा है कि इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। ठीक है, आप इन चारों ए बी सी डी ऑप्शंस को देखिए और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपने वर्ड पढ़ा हुआ होगा तो आप अंदाज़ा कर लोगे कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ आंसर है डी, एक्सेंचुएटेड। एक्सेंचुएट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एम्फसाइज या स्ट्रेस, यानी कि किसी चीज़ पर जोर देना, किसी बात पर जोर देना। ओके, और ये उसका पास्ट टेंस है, पास्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगेन स्पेलिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी सी डी अच्छी तरह से देखिए और ये बहुत ही सिंपल है, आपने सबने नोट कर लिया होगा। इसका आंसर है बी, कॉशंट। आदमी जो मोहतात हो वो कॉशंट होगा। ठीक है ना, ये वर्ब भी है जिसका सेकंड फॉर्म कॉशंट है और ख़ुद ये एज अ थर्ड फॉर्म अगर हम यूज़ कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल तो ये एडजेक्टिव भी है। 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ए बी सी डी। अगर ये वर्ड आपने पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आंसर है ए, एसेंट्रिक। और एसेंट्रिक का मतलब होता है ओड, अजीब व गरीब, अनयूजुअल। ठीक है, जो यूजुअल तरीके से ना हो, कोई अजीब व गरीब चीज़ हो, ऑड लग रहा हो, तो उसे हम एसेंट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अगेन करेक्ट स्पेलिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ये तो क्लास 4 का बच्चा भी कर लेगा क्योंकि आंसर इज बी, डेफिनेट। ठीक है ना, जैसे इनडेफिनेट प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, ये डेफिनेट है, एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 6, द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू। यहाँ आपको करेक्ट वर्ब बताना है। ठीक है, और आप सारे ऑप्शंस देख लीजिए, इसमें सही ऑप्शन है ए, वॉन्ट्स। द हेडमास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, हेडमास्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिहाजा वांट के साथ हमने एस लगाया है। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट ऑप्शन, नॉलेज एंड विजडम डैश नो टाइम फॉर कनेक्शन। अब चूंकि नॉलेज और विजडम ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लिहाजा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आंसर आएगा हैव। ओके, हैव, नॉलेज एंड विजडम हैव नो टाइम फॉर कनेक्शन। नेक्स्ट नंबर 8, आइडेंटिफाई द एरर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास 4 सेंटेंसेस हैं, ए बी सी एंड डी। आउट ऑफ दीज 4 सेंटेंसेस आपको करेक्ट सेंटेंस जो है वो चूज करना है। जी, अच्छी तरह से पढ़िए और देखें कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो सकता है। यस, योर आंसर इज करेक्ट। आंसर इज बी, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट। ठीक है, जब लेटर का आगाज़ किया जाता है तो अक्सर हम उर्दू में कहते हैं ना, मैं खैरियत से हूँ और खुदावंद कुद्दूस से आपकी खैरियत नेक मतलूब हूँ। इंग्लिश में ये सेंटेंस रिवायती सेंटेंस चलता है। ठीक है ना, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइडेंटिफाई द एरर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन।
अगेन आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है कि गुलिवर ट्रेवल वॉज रिटन बाय स्विफ्ट, और अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, करेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से देखिए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, आपको कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस है, लेकिन अगर आप और से देखेंगे तो पता चलेगा कि गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है ये एक बुक है, किसी के सफ़रनामों पर, गुलिवर के सफ़रनामों पर बुक है, और बुक स्विफ्ट में लिखी है, लिहाजा गुलिवर्स ट्रेवल्स वॉज रिटन बाय स्विफ्ट, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है और राइटर का नाम स्विफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, fill in the blank with appropriate article as required। आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया। डैश अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट अ थंडर स्टॉर्म, और आप सब जानते हैं अम्ब्रेला एक कॉमन नाउन है, लिहाजा आ या एन आना चाहिए, और चूंकि अम्ब्रेला का साउंड स्टार्ट होता है अ साउंड से, अलिफ साउंड से, लिहाजा वॉवेल साउंड से, लिहाजा इसके आगे हम एन लगाएंगे। एन अम्ब्रेला is of no avail against a thunderstorm। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ए बी सी डी में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। आप सब जानते हैं कि वो विश जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव हो, तो उसके लिए हम जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं, लिहाजा सेंटेंस इज सी इज़ करेक्ट। आई विश आई वर अ मिलियनर, मेरी ख्वाहिश थी या मेरी ख्वाहिश है कि मैं मिलियनर हो जाऊं, या इसको हम यूँ भी तर्जुमा कर सकते हैं, काश मैं मिलियनर होता। जी, क्वेश्चन नंबर 12, पिक द करेक्ट ऑप्शन। अगेन ए बी सी डी इन 4 सेंटेंसेस में एक सेंटेंस करेक्ट है। देखिए, रीड कीजिए, देखें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। यस, आंसर इज ए, नो स्टार इज ब्राइटर देन द मून। ओके, ब्राइट का कंपेरेटिव डिग्री ब्राइटर होता है, उसके साथ देन ए वाला लगता है, और मून के आगे आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लगता है द। ओके, सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्टली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस। इसमें कौन सा सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, याद कीजिए थर्ड कंडीशन करते वक्त हमने क्लास में स्टडी किया था कि इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है। सो आंसर इज बी, हैड ही लिव्ड इन इंग्लैंड ही वुड हैव मिस्ड हिज फैमिली। और ये हैड ही लिव्ड इन इंग्लैंड, ये असल में दूसरे तरीके से लिखने का अंदाज है। इसका मतलब है इफ़ ही हैड लिव्ड इन इंग्लैंड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है इफ़ के साथ, और पास्ट परफेक्ट के साथ अगला सेंटेंस आएगा वुड हैव मिस्ड, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो इफ़ ही हैड लिव्ड इन इंग्लैंड, जिन लोगों को नहीं पता वो भी सुन लीजिएगा, इस स्ट्रक्चर को हम हैड ही लिव्ड भी लिख सकते हैं। ये हरगिज़ इस तरह का नहीं है कि वर्ब को अगर हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएँ तो ये क्वेश्चन बन जाता है, वो रूल यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। ये एक इफ़ के सेंटेंस थर्ड कंडीशन को लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका, उम्दा तरीका है। और अगर आप डॉन न्यूज़पेपर्स और जो बड़े न्यूज़पेपर्स इंग्लिश के होते हैं वो पढ़ेंगे तो वो ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर हैड ही लिव्ड है इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, द सेंटेंस इंडिकेट्स डैश टेंस। कौन सा टेंस है, जल्दी पहचानिए, बहुत ही आसान। जी, दिस इज पास्ट सिंपल। ठीक है ना, पास्ट सिंपल से मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, नेक्स्ट 15, अहमद डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अहमद डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ हम सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करेंगे। अहमद नोज मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, इसके लिए ज़रूरी नहीं हम लिखें अहमद हैज़ नोन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अगर हैज़ नोन होता भी तो यहाँ हैज़ मौजूद नहीं है, हैव है। ठीक है ना, सो यहाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस है कि आप सी को सेलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पिक द करेक्ट ऑप्शन। हिज फर्स्ट इनिंग कंसिस्ट्स ऑफ 4 6s and 3 4s। ये सेंटेंस है जो कि रॉन्ग है। कहना ये चाहता है कि इसकी जो पहली इनिंग थी इसमें 4 छक्के थे और 3 चौके थे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, तो आपको पता होगा कि जब भी किसी डिजिट को आप जो है वो प्लूरल करते हैं तो फिर आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लिहाजा आंसर है सी। हिज फर्स्ट इनिंग्स, ये भी आप याद रखिएगा कि इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है। हिज फर्स्ट इनिंग्स कंसिस्ट्स, क्योंकि इनिंग्स सिंगुलर है लिहाजा कंसिस्ट के साथ एस लगा। हिज फर्स्ट इनिंग्स
consists of 4 6s and 3 4s. This is the correct answer. Question number 17. Choose the correctly punctuated sentence. यहाँ हमें punctuation देखना है कि किन sentence में punctuation बिल्कुल सही किया गया है. तो answer is A. What a fall was there, my countrymen, long live the king. पहला भी आपको पता है कि ये exclamatory sentence है, दूसरा भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लिहाजा दोनों के साथ हमने क्या लगाया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. और वाटरफॉल वाज देयर माय कंट्रीमैन, इन दोनों माय कंट्रीमैन को मुखातिब करने के दौरान बीच में हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है. दिस इज द राइटली पंक्चुएटेड सेंटेंस, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 18. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ए बी सी डी इन 4 सेंटेंसेस में एक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है. आप जल्दी से पहचानिए कि कौन सा सेंटेंस है. यस, सेंटेंस इज बी. बी इज करेक्ट. ही एंड आई वर प्लेइंग. अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है. ये क्लासेस में भी डिस्कस हुआ है, यकीनन आपने अर्ली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जब मल्टीपल प्रोनाउंस हो एक ही सेंटेंस में, यानी समझ लीजिए कि तीनों ही पर्सन प्रोनाउंस मौजूद हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी है, तो ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है कि सबसे पहले आप प्लेस करेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन को, इसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन को, इसके बाद आखिर में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बारी आएगी. यानी सबसे पहले जिससे मुखातिब कर रहे हैं आप, जिससे बात कर रहे हैं उसकी इज्जत होगी, इसके बाद जिसके बारे में बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की इज्जत होगी, और सबसे आखिरी में आप अपने आप को जिक्र करेंगे. मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए. तो ये ख्याल इंग्लिश ग्रामर में भी रखा जाता है. तो यही ऑर्डर है यहाँ पे. यहाँ ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है, तो पहले हमने थर्ड पर्सन को रखा क्योंकि सेकंड पर्सन तो है ही नहीं, तो पहले थर्ड पर्सन को रखा और फिर फर्स्ट पर्सन आई को रखा. ही एंड आई वर प्लेइंग. क्वेश्चन नंबर 19. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ए बी सी डी अच्छी तरह से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ मिस्टेक है और कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. आप अच्छी तरह देखेंगे तो जान जाएंगे. ऑप्शन डी इज करेक्ट. एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स इज फुल. ओके, क्योंकि एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स है, लिहाजा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिहाजा इसके साथ आप इज लगाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. द लास्ट क्वेश्चन. नॉट ओनली द पेरेंट्स बट ऑल्सो देयर सन डैश फॉर इंटरव्यू. आपको यहाँ ब्लैंक को फिल करना है ऑप्शन ए बी सी और डी से, और अगर आप और से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नॉट ओनली द पेरेंट्स बट ऑल्सो देयर सन. अब चूंकि पेरेंट्स प्लूरल है, लिहाजा उसके लिए हैव बीन इस्तेमाल हुआ है. ओके, याद रखिएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो शुरू में जो सब्जेक्ट होता है, पहले जो बताया जाता है, उसके साथ एग्रीमेंट बनता है वर्ब का, लिहाजा यहाँ हैज़ बीन नहीं है बल्कि हैव बीन है. और हैव बीन कॉल्ड ये पैसिव स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. ठीक है, ना सिर्फ वालिदैन को बल्कि बच्चे को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. ओके, तो ये थे 20 क्वेश्चंस और इनके आंसर्स, और मुझे यकीन है कि आपको ये यकीनन समझ आए होंगे और आपने इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी जो कि आप आने वाले टेस्ट में अप्लाई करेंगे, आप फाइनल टेस्ट में अप्लाई करेंगे. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए इंतज़ार कीजिए. अंटिल देन, गुड बाय, गुड लक, खुदा हाफिज़.